मेरा नाम माया है और मैं नैनीताल शहर में रहती हूँ। आज की कहानी मेरे खुद के घर की है, जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये बात उन दिनों के है जब मेरे बेटे प्रकाश की शादी नहीं हुई थी। एक दिन जब शाम को ऑफिस से लौटने के बाद प्रकाश रोज की ही तरह कपड़े चेंज कर छत पर चला गया। इधर मैंने प्रकाश के लिए चाय बनाई और चाय पीने के लिए प्रकाश को आवाज लगाई, लेकिन प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी प्रकाश ने जवाब नहीं दिया, तो विवश होकर मैं ही ऊपर पहुंच गई, जहां नीमा अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटरगू में मेरे तीक्ष्ण स्वर चाय पीनी है ने विघन डाल दिया। नीमा वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती नीचे उतर आई। बेशर्म कहीं की, माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे बहा रही है, कोई लिहाज संकोच ही नहीं। माँ कहाँ है मेरी चाय? नीचे आकर प्रकाश ने पूछा। देख प्रकाश, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो? बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती है? माँ, हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है, हम सिर्फ बात ही तो करते हैं। बात बढ़ते समय नहीं लगता। मेरी भ्रिकुटी में बल पड़ रहे थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी नीमा से नजदीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। प्रकाश के कुछ भी तो नहीं है, कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। नीमा के बदले रुख पर हैरान परेशान रहती थी। आजकल आए दिन कभी पकौड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी लिए हाजिर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर पर अधम की। उसे देख मैंने कहा, सूट तो बड़ा सुंदर है, इसे दिखाने आई थी या पकौड़े देने? कुछ भी समझिए आंटी जी, वैसे कैसी लग रही हूँ? ठीक है, मुझे कहना पड़ा। उसे देखकर ही मैं शंकाग्रस्त हो जाती। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। हम 3 बहनों की संतानों में प्रकाश इकलौता था। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लार प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सबने बड़े सपने संजोए थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि जल्दी ही प्रकाश ने नीमा से विवाह की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले प्रकाश की अकेली विवाहिता बहन रागिनी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली, पर प्रकाश प्रभावहीन रहा। फिर वह बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा, बस नीमा से शादी करवा दीजिए। करवा दूंगी, सारे निर्णय तो खुद ले चुका है, शादी भी कर ले। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा है। हमारी जाति की है, पढ़ी लिखी, धनी परिवार की है, और सबसे बड़ी बात मुझे पसंद है। मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर चरी नख रैल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है वो। भैया, आपको मम्मी से ऐसे बातन ही करनी चाहिए। तू चुप रह मम्मी की चमची। अभी 2 दिन में संदीप के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी पसंद से शादी, मैंने कोई विरोध किया था? रागिनी चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले प्रकाश के पापा बोले, प्रकाश की शादी नीमा के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो। उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई में 5 तोले का हार दिया, लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया कि नीमा के माता पिता ने दान दहेज कासी कम दिया था। हालांकि बारातियों का स्वागत बढ़िया था। नीमा की व्यक्तिगत सभी चीजें अच्छी क्वालिटी की थीं, पर हर पारंपरिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की अपेक्षा करती है। मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षाएं पाले बैठी थी, पर प्रकाश के पिता का सख्त निर्देश था
कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल नीमा बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज-धज कर बैठ जाती। लोगों से चेहक चेहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है, दादी ने फूफाजी के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूफा बुआ मात्र की भावना चुभ जाती। जिस दिन प्रकाश नीमा नैनीताल जा रहे थे, नीमा ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइएगा, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। बेटी रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहां से लौट कर आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ, और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में भी थी। कुछ दिनों बाद प्रकाश नीमा लौट कर आए। काफी मेवे मिठाइयां लेकर आए थे। नीमा शाम को ही मायके जाकर काफी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो, प्रकाश कल तुम्हें बैंक जाना है और नीमा कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है। इंतजाम मैं कर दूंगी, मैंने कहा। नीमा ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह परांठा सेंकने लगी थी, लगा कि आज प्रकाश ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हारकर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मुझे देखते ही बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूरियां भेजी है। सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो यह सब। मैंने नीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नीमा ने मेरी एक ना सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहा। कभी कभी तो वह कचौरी, हलवा पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पी कर छत से डिब्बा पुनः देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। प्रकाश की शाह जो मिल रही थी उसे। नई नवेली अर्धांगिनी के 100 खून मास होते हैं, लेकिन असली गलती नीमा की माँ कर रही थी। सो एक दिन बिना पूर्व सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुखमुद्रा से वे तनिक विचलित दिखीं। खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने नीमा को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैंने कहा, धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित न होगी। आप बहुत आगे की सोच रही है। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। नीमा की माँ अपनी बात पर अड़ी रहीं। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे नीमा की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, वह घर की छोटी है, इसलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में जरूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं घर वापस आ गई। कुछ दिनों से नीमा ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी प्रकाश के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में मेरे द्वारा बनाया खाना खाकर सो जाती। शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो जरूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती।
कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। प्रकाश के पापा अक्सर मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाए। पापा ठीक कहते हैं माँ। प्रकाश बोलता। नीमा उनकी कृतज्ञ रहती और मुझसे कुपित। रात में कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी तो आपको पसंद आएगी नहीं। अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की सफाई और सजावट, मेहरी के पीछे पीछे घूमना, मैं चाहकर भी उससे कुछ न कह पाती। वह हमेशा मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में एक और औरत के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि नीमा मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए विरोध स्वरूप मैं कभी सिरदर्द तो कभी कमरदर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि नीमा कुछ करे, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके घर से सुबह शाम टिफिन आने लगे। वह टिफिन लेकर स्कूल जाती, वहां से लौटकर सीधे मायके जाती और खा पी कर लौटती। कभी कभी स्कूल में काम ज्यादा होने पर मायके ही रुक जाती। अब घर में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि नीमा प्रकाश के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, कहीं और, जहां से प्रकाश का बैंक पास पड़ता हो। मैं यह सब बातें सुनकर सन्न रह गई। प्रकाश से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं नीमा के योजनानुसार तो नहीं चलूंगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है तो हम 2-4 दिन जाकर रह सकते हैं। प्रकाश से बात करके कुछ तसल्ली हुई। छत पर कपड़े सुखाते नीमा की भाभी से बात हुई। वह चुपचाप ननद की योजनाओं को सुनती रही, लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। नीमा की मेरे प्रति बेरुखी से मैं आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी, सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे नीमा खोई खोई सी लगती। उसका चहकना, उछलना कूदना, उधम मचाना सब बंद हो गया था। हमेशा कुछ सोचती रहती। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफिन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती, अपना टिफिन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके न जाकर सीधे घर आती। दोपहर का दाल चावल बनाने में मदद करती, परोसती, बर्तन साफ करती। शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। चाय पीकर स्कूल का काम करती। मैं जब भी रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती और कहती, आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पाव लौट आती। वह मसाला पीसती, भरसक स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेंकती, कोई मीठा जरूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। मैं जब उससे कहती, नीमा आज की सब्जी अच्छी बनी है, तो वह खुश हो जाती, थैंक यू मम्मी जी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने नीमा के स्कूल जाने पर प्रकाश को पकड़ा और पूछा, मामला क्या है प्रकाश? जिस लड़की को मैं समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तू सीधे शब्दों में बता, बातें घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब कामधाम करती थी, और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर है, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। नीमा कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हत्थे से उखड़ जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो, जो मैं यहाँ मरती रहूं। नीमा की माँ दिन रात रोती रहती है, इसलिए वह बहुत परेशान रहती है। नीमा ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। वह यह सब सोच कर हलकान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। ओह, यह बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठीं, लेकिन मैं चुप रही। नीमा का घर के कामों में मन न लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। नीमा ने जो कुछ यहाँ किया था, वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। नीमा स्वयं मेरे नजदीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताईं
तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं। कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी है। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बंटी नेहा जैसा मानती थीं, इसीलिए तो मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब न जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सबसे ना निभा पाने का ताना देती रहती है। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया। लगा रागिनी मेरे गले लगकर खड़ी है। मम्मी जी, मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। यह नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ, वैसी ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दी। अब मैं पति, पुत्र, बहू के साथ आनंद जीवनयापन कर रही थी। एकाध महीने बाद सुना कि नीमा के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। नीमा की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेलमिलाप पूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा, लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर नीमा की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी घर में सब ठीक है न? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है न? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि। उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गृह कलह का नाटक किया था, ताकि नीमा को अपने दायित्वों का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। स्वयं को संभालकर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी नीमा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जानने पर कुछ ना होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ थी। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है, उसमें ठहराव नहीं आता, किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलें आसान करता है और गाड़ी पटरियों पर सरपट दौड़ने लगती है।